नेट सरस्वती की में आती हूँ। आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने जो है थ्योरी क्लासेस पढ़ा रखा है, ठीक है। 1 से हमने 8 यूनिट तक में आपको पढ़ा रखा है, मतलब थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट की आप सभी स्टूडेंट को पता है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं ये जो आपकी 9 यूनिट है, ठीक है। तो 9 यूनिट के अंतर्गत हमने आपको जो है एक अध्याय पढ़ा दिया है, सेकंड अध्याय है जिसमें आपकी सेकंड यूनिट हो जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के बारे में, सॉरी सेकंड अध्याय के बारे में, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं आपकी 9 यूनिट है जिसमें शैक्षिक प्रबंधन है। आपका जो यूनिट है उसका नाम जो है मतलब जो शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं जो है नेतृत्व हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपकी 9 यूनिट कौन सी है, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं जो है नेतृत्व। अध्याय आपका कौन सा हो जाएगा, अध्याय है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व। तो सेकंड अध्याय आपका है जिसमें से हेडिंग आपकी आती है, एक आती है नेतृत्व, ठीक है। तो नेतृत्व के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। और आपका एक हेडिंग आता है विशिष्टता, ठीक है। एक आपकी हेडिंग आती है विशिष्टता के अंतर्गत आपको ये हेडिंग पढ़नी परिवर्तनकारी, और एक आपकी है कार्य संपादन परक, एक और आपकी है मूल्य आधारित उपागम, एक है सांस्कृतिक उपागम, दूसरी है मनोगत्यात्मक, ठीक है, उपागम और करिश्मा या करिश्मा कह सकते हो इसको। ये हेडिंग आपकी हो जाएगी। और एक आपकी हेडिंग नेतृत्व के मॉडल है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको जो दो हेडिंग्स में आपको शायद पढ़ा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये दो हेडिंग में पढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करने वाले हैं और हमने शॉर्ट जो थ्योरी क्लास कराती है उसमें भी हमने आपको दो हेडिंग करा रखी है, ठीक है। मूल्य आधारित उपागम और जो है सांस्कृतिक उपागम, इसको भी हमने पढ़ा रखा है। तो जो आपकी शेष यूनिट रह रही है उनको भी पढ़ाएंगे और जो पढ़ा चुकी हूँ उसको भी थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। ये सेकंड अध्याय की जो है लास्ट क्लास होगी, ठीक है। यूनिट 9 के अंतर्गत जो ये क्लास है यहाँ पे बात करने वाली नेतृत्व। यहाँ पे देखेंगे नेतृत्व को हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नेतृत्व क्या है, ठीक है। यहाँ पे नेतृत्व लीडरशिप का अर्थ है किसी समूह या संगठन को किसी लक्ष्य की ओर जो है प्रेरित करना और निर्देशित करना कह सकते हो। नेतृत्व का मतलब होता है कि जैसे किसी समूह हो गया, संगठन हो गया, किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित और निर्देशित करना, ये हो जाएगा। यह प्रक्रिया है जिसमें लोग मिलकर कुछ हासिल करने के लिए जो है काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक आपकी प्रोसेस हो गया, ठीक है, लीडर। तो ये जो होता है इसमें लोग जो होते हैं कुछ हासिल करने के लिए काम करते हैं। एक नेता में दूसरों को प्रभावित करने, मार्गदर्शन करने, प्रेरित करने की क्षमता होती है। इसको आपको विस्तार से देखना है, ठीक है। तो इसको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है उदाहरण हो जाएगा। तो उदाहरण आप देख सकते हो, एक स्कूल में शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, नेतृत्व करते हैं और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपको उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, एक कंपनी में प्रबंधक कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, यानी कि प्रबंधक जो होता है कर्मचारियों का नेतृत्व करता है और उन्हें कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। नेतृत्व क्या होता है आपने देखा यहाँ पे, किसी समूह या संगठन को किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, निर्देशित करना हो जाएगा, ठीक है। प्रेरित करना क्या होता है, एक नेता लोगों को एक सामान्य लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे देख सकते हो, जिससे वे अपनी क्षमता से अधिक काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित होते हैं। मार्गदर्शन आप जानते हो, प्रभावित करना जानते हो। ये जानते हो लक्ष्य क्या होता है, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, ठीक है। लक्ष्य नेता लक्ष्य को निर्धारित करता है और उन्हें जो है प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाता है जो लोगों को उस योजना के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसको हमने पढ़ा रखा है, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। और यदि नेतृत्व की जो है परिभाषा की तौर पर आपको नहीं आता तो यहाँ से भी समझ सकते हो। नेतृत्व में नहीं है परिभाषा नहीं, ये विशिष्टता हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये आपके नेतृत्व के प्रकार में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इनको उपागम, यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे ये जो आपका हो जाए लिख करके हम बता दिया आपको, ठीक है। क्या कहते हैं, नेतृत्व भी गलत हो जाएगा क्या, ठीक है। नेतृत्व के उपागम, ये सारे उपागम होंगे, ठीक है। ये उपागम हो जाएंगे, ठीक से लिखा नहीं है तो इसे कोई बात नहीं, आपको याद रखना है उपागम है, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए नेतृत्व के उपागम, ठीक है। नेतृत्व आपने पढ़ा है, नेतृत्व के उपागम भी तो पढ़ेंगे। तो उपागम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। एक हो जाएगा आपका विशिष्टता, ठीक है। तो यहाँ ना देख करके आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ये आपका एक विशिष्टता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और एक आपका हो जाएगा परिवर्तनकारी, ठीक है। और आपके हैं दो चार और हैं यहाँ पे, उनकी भी बात करने वाली हूँ। यहाँ पे एक हो जाएगा आपका ये कार्य संपादक, यानी यहाँ से समझ सकते हो एक परिवर्तनकारी उपागम हो जाएगा, एक जो है कार्य संपादक उपागम हो जाएगा। और एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा मूल्य आधारित उपागम हो जाएगा और सांस्कृतिक उपागम हो जाएगा। और एक आपका आएगा यहाँ पे देख सकते हो मनोगत्यात्मक उपागम, ठीक है, जिसे बोलते हैं साइकोडायनेमिक, ठीक है, समथिंग यही बोलते हैं इंग्लिश। और एक विशिष्टता उपागम जो भी हम आपको बता रहे थे, ठीक है, वही है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, ये आप जान लीजिए विशिष्टता क्या होता है कि ये जो है लिखा विशिष्टता, ठीक है। तो ये किसी चीज़ वस्तु व्यक्ति विचार की विशेष अनोखी विशेषता गुण होता है। विशिष्टता जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु की विशेष या जो कहते हैं अनोखी विशेषता जो होती है वो गुण होता है। तो इसको इसी ने बता दिया, अभी आपको देखना है उपागम जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत विशिष्टता का किसी चीज़ की पहचान या परिभाषा विशेषता को उजागर करना विशेषता होती है, ठीक है, विशिष्टता होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे ये विशिष्टता के उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी आपको एक नजर में देखना है। किसी व्यक्ति की विशेषता, जैसे किसी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ से आपको देख लेना है विशिष्टता के बारे में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें, ये विशिष्टता का जो हिंदी में विशेषता होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो जाएगा किसी चीज़ की पहचान, परिभाषा, विशेषता को उजागर करती है, ठीक है, विशिष्टता जो होती है। उदाहरण में आपको देखना है किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, उसका व्यवसाय, उसकी रुचियाँ, उसकी प्रतिभा, उसकी पहचान, ठीक है। ये हो जाएगा किसी वस्तु की विशेषता, ठीक है। तो किसी वस्तु का रंग हो जाएगा, आकार हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, सामग्री गुणवत्ता आदि हो जाएगा। और आप इसको देखते हैं किसी विचार की विशेषता, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो विशेषता होता है, कहते हैं कि वो लड़का या कहते हैं वो बिजनेसमैन जो है बहुत उसमें विशिष्ट गुण है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो है किसी की जो है विशेषता होती है उसी को उजागर करती है, ठीक है। तो व्यक्ति में विशेषता जो होती है, तो किसी व्यक्ति की विशेषता से संबंधित वस्तु की जो है विशेषता हो गई, जैसे कोई वस्तु होती है उसका रंग, आकार आदि के बारे में जो बोला जाता है, ठीक है। और किसी विचार जो हो गया, किसी विचार का उद्देश्य हो गया, तर्कसंगतता हो गई, ठीक है। जैसे किसी स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, याद करने में, ठीक है, वो याद अच्छे से कर लेता है। किसी को जो है मैथ क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। विचार से संबंधित कोई संगीत में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ महत्व के तौर पे आप देख लीजिएगा किसी चीज़ को दूसरों से अलग और विशिष्ट बनाता है, यानी कि विशिष्ट विशेषता जो शब्द होता है ये किसी चीज़ को दूसरे से अलग बनाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो समथिंग, जैसे कि टीचर जो लोग होते हैं, तो दो टीचर होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है अलग अलग विशिष्टता पाई जाती है, ठीक है। तो कोई टीचर, जैसे हम इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते, ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, तो दूसरे से अलग बनाती है। जिस टीचर को इंग्लिश ज़्यादा आती है तो उसकी विशिष्टता ज़्यादा है, तो जो है ये अलग बनाती है दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। ये हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ को दूसरे से अलग और विशिष्ट बनाता है। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, एक लोग आप हो गए, एक आपका फ्रेंड हो गया। जो चीज़ आपको आती है वो आपके फ्रेंड को नहीं आती, जो फ्रेंड को आती है वो आपको नहीं आती। इस प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। मतलब अलग बनाती है एक दूसरे को, ये किसी चीज़ को पहचान परिभाषा प्रदान करती है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपको ये देखना है विशिष्टता के बारे में, ये यहाँ से याद कर लेना है पूरा पूरा। और एक उदाहरण की तरफ आपको देख लेना है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा कि ये जो परिवर्तनकारी उपागम है, ठीक है, यानी कि नेतृत्व के सारे उपागम हो जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। ये नेतृत्व के उपागम है, ये क्या हो गया, ठीक है, नेतृत्व के उपागम, ठीक है, उपागम, ठीक है, लिखे नहीं ठीक से, ठीक है, ये उपागम हो जाएगा आपका। तो यहाँ से बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है परिवर्तनकारी उपागम, और एक आपका हो जाएगा जो है कार्य संपादक, इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़े ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ।
दिख नहीं रहा होगा समथिंग। परिवर्तनकारी उपागम एंड जो है कार्य संपादक उपागम। तो सबसे पहले बात करने वाली है परिवर्तनकारी उपागम। यह उपागम शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है जो छात्रों को अपने विचारों मूल्यों को बदलने में विकसित करने की अनुमति देता है या छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने, प्रश्न पूछने और अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। इतना आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है, पेपर आपका नजदीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए परिवर्तनकारी उपागम क्या होता है, ठीक है। जो इसमें सेंटेंस जो वाक्य का दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इतना ही पता हो जाए बस, ठीक है। कार्य संपादक उपागम क्या होता है, यह उपागम को एक उपकरण के रूप में देखता है। ये जो कार्य संपादक उपागम होता है ये जो होता है शिक्षा को एक उपकरण के रूप में देखता है जो छात्रों को नौकरी या अन्य विशिष्ट लक्ष्यों के लिए तैयार करता है। यानी कि आपको इतना याद रखना है कार्य संपादन जो होता है ये आपका उपकरण के रूप में देखा जाता है जो छात्रों को नौकरी या अन्य जो है विशिष्ट लक्ष्यों के लिए तैयार करता है। और यहाँ पे देखेंगे शिक्षक छात्रों को जानकारी और जो है कौशल प्रदान करते हैं, उन्हें अन्य भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जो टीचर होते हैं शिक्षकों को कौशल प्रदान करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं ताकि वो जो है भविष्य में अच्छा कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो परिवर्तनकारी उपागम होता है तो इसका जो लक्ष्य होता है छात्रों को जागरूक और आलोचनात्मक और सक्रिय बनाना होता है, ठीक है। ये परिवर्तनकारी के अंतर्गत देखिएगा। और जो है कार्य संपादक उपागम में छात्रों को कुशल और उत्पादक कार्यबल बनाना होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जो लक्ष्य होता है इसमें एक परिवर्तनकारी होता है, परिवर्तनकारी उपागम, और इसमें देखिएगा एक उपकरण होता है, ठीक है। और ये सुविधादाता होता है परिवर्तनकारी उपागम, और ये जो है जानकारी को कौशल प्रदान करने वाला होता है, और ये सक्रिय रूप से सीखने और प्रश्न पूछने वाला होता है, और इसमें जो जानकारी को याद करने और परीक्षाओं में प्रदर्शन करने वाला होता है उपकरण इसको बोला गया ना। और ये जो होता है शिक्षा विधि कौन सी होती है, चर्चा होती है, परियोजना की अनुभवात्मक सीखना हो जाता है, इसमें जो पाठ्य और व्याख्यान परीक्षा हो जाती है। संक्षेप में आप यहाँ पे देखिएगा ये होता है परिवर्तनकारी उपागम शिक्षा को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखता है। ये जो परिवर्तनकारी उपागम हो गया ये शिक्षा में जो है शिक्षा को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखता है, परिवर्तन, ठीक है, नया ज्ञान परिवर्तन करना, ठीक है, नया। जबकि कार्य संपादक उपागम शिक्षा को एक उपकरण के रूप में देखता है। यहाँ से ना समझ में आया है तो यहाँ पे आप पढ़ के बता देती हूँ आपको। यहाँ से आप देखिएगा ये यहाँ ये परिवर्तनकारी, ठीक है। परिवर्तनकारी उपागम शिक्षा को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ छात्र अपने ज्ञान और समझ को नए सिरे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो परिवर्तनकारी आपका हो गया ये परिवर्तनकारी, इसमें बोला गया है कि शिक्षा को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखता है, परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ छात्र अपने ज्ञान और समझ को नए सिरे से बनाते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, नए ज्ञान को विकसित करना, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, यानी कि समाज को जो है बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कार्य संपादक के अंतर्गत इसमें जो आपका आएगा कार्य संपादक उपागम शिक्षा को एक उपकरण के रूप में देखता है जो छात्रों को नौकरी और अन्य विशिष्ट लक्ष्यों के लिए तैयार करता है। ये जो आपका एक प्रकार का उपकरण होता है, ठीक है, ये आपकी एक प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें अपने ज्ञान को जो है विकसित करना होता है, ठीक है, अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, अपने ज्ञान को, ठीक है, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और इसमें जो होता है कार्य संपादक इसमें अन्य विशिष्ट लक्ष्यों को जो है तैयार करते हैं, अपने ज्ञान कौशल का जो है विकास करते हैं, ठीक है। आई होगा इसमें आपको समझ में आया होगा ये दो पॉइंट आपके जो है, ठीक है, उपागम यानी कि परिवर्तनकारी उपागम एंड जो है कार्य संपादक उपागम। इसके बाद देखते हैं कौन सा आता है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो है दूसरा आपका आ रहा है, यहाँ पे एक आपका दिया गया है मूल्य आधारित उपागम, ठीक है। एक यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपने देखा परिवर्तनकारी उपागम, एक और आपने देखा जो है कार्य संपादक उपागम, और तीसरा आप देखेंगे पॉइंट आपका है मूल्य आधारित उपागम, एक सांस्कृतिक उपागम आप देखेंगे। तो यहाँ पे बात करा गया है मूल्य आधारित उपागम में, इसमें बात करा गया है आपका कि यह उपागम व्यक्ति के मूल्य और सिद्धांतों को महत्व देता है, यानी कि मूल्य आधारित जो उपागम होता है, यानी कि मूल्य आधारित उपागम ये जो होता है व्यक्ति के जो है मूल्य और सिद्धांतों को महत्व देता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मूल्य आधारित उपागम होता है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू ये जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा। तो ये जो होता है ये जो है व्यक्ति के मूल्यों और सिद्धांतों को महत्व देता है। और ये सांस्कृतिक जो होता है उपागम ये जो है यह उपागम समाज की संस्कृति और रीति रिवाजों को महत्व देता है। तो इतना आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ, ठीक है, यानी कितना पॉइंट है सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल जो है अप्रोच। तो ये जो है समाज की संस्कृति और रीति रिवाजों से जो है रीति रिवाजों को जो महत्व देता है। इतना आपको अच्छे से आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और एक पॉइंट इसके अंदर आपको बताते चलते हैं कि ये जो होते हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है, मूल्य आधारित उपागम एंड जो है ये आपका संस्कृति, ये दोनों जो होते हैं मानव व्यवहार और समाज को विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। यानी कि समाज को समझने के लिए, यानी कि समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए दोनों जो है अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। ये जो मूल्य आधारित उपागम है ये आपका बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हो मूल्य आधारित उपागम व्यक्ति के मूल्य जैसे सत्य, ईमानदारी, न्याय और ध्यान पर केंद्रित होता है, ठीक है, ये आपका होता है। और जबकि सांस्कृतिक जो होता है समाज की संस्कृति रिवाज को मंत्र पर जोड़ देता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ, ठीक है, सेम है। तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये जो मूल्य शब्द वैल्यू दिया गया है इसका मतलब होता है जैसे कि किसी कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गई, ठीक है, तो उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है, किसी व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की या वस्तु की जो है विशेषता को जो है बताता है, ठीक है, जो विशेषता होती है या कह सकते हो उसकी उपयोगिता को बताता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा आप उदाहरण के तौर पर देखिएगा मूल्य आधारित उपागम इसमें पढ़ लीजिएगा और सांस्कृतिक उपागम पढ़ लीजिएगा। इसमें शॉर्ट जो थ्योरी क्लासेस वीडियो में आपको जो है अपलोड करा है। तो यहाँ पे देखिएगा मूल्य आधारित उपागम एक व्यक्ति जो ईमानदारी को महत्व देता है कि इसमें बताया जो एक व्यक्ति ईमानदार होता है तो वो सच ही बोलेगा, किसी भी स्थिति में सच बोलने का प्रयास करेगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है, यानी कि वो किसी भी हालत में हो, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में हो सच ही बोलेगा, ठीक है। और सांस्कृतिक उपागम के अंतर्गत जो होता है इसमें भी यही बोला गया कि यह व्यक्ति किसी संस्कृति से संबंधित है तो वह जो है अपनी संस्कृति से संबंधित होता है, ठीक है, वो संस्कृति रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करेगा। यानी कोई व्यक्ति जो होता है प्रश्न होते हैं जो उसकी संस्कृति है ना कि संस्कार अच्छे होते हैं तो वो अपने संस्कार के मुताबिक जो है रहता है, ठीक है। तो जिसके कहते हैं संस्कार अच्छे होते हैं तो वो भी जो है उसी प्रकार का व्यक्ति होता है। तो जिसके कहते हैं रहन सहन संस्कृति और विचार जो अच्छे होते हैं तो वो कहीं भी हो, ठीक है, तो अपने जो है संस्कृति का पालन करता है, अपने आचरण का प्रदर्शन करता है। मतलब लोग कहते हैं कि इसका जो है परिवार से अच्छे परिवार से इस प्रकार से जान सकते हो, इसको पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति जो किसी विशेष संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, वह उस संस्कृति के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे होगी 4 हेडिंग्स आपकी होगी नेतृत्व उपागम के अंतर्गत, ठीक है, और दूसरी 5वीं हेडिंग आपकी हो जाएगी मनोगत्यात्मक उपागम और एक आपकी छठी हो जाएगी विशिष्टता उपागम। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कि जो है इसमें डिफरेंस क्या है और जो है मतलब जानेंगे क्या क्या जो इसके अंदर जो है क्या आप पढ़ेंगे, ठीक है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो होता है यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आपको दिया गया है कि मनोगत्यात्मक जो है उपागम या मनोविश्लेषण कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है इसमें जो है यह व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए आंतरिक शक्तियों जैसे कि अचेतन मन, बचपन के अनुभव और संघर्षों को महत्व देता है। इसमें बोला गया है विशिष्टता उपागम में यह व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों और विशेषताओं को महत्व देता है। तो आप डिफरेंस में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो व्यक्ति यानी कि जो ये मनोगत्यात्मक उपागम जो होता है आपका, ठीक है, तो ये जो होता है व्यक्ति को समझने के लिए आंतरिक मनोवैज्ञानिक शक्तियों को महत्व मतलब शक्ति प्रक्रिया को महत्व देता है, ठीक है। जबकि विशिष्ट उपागम होता है ये विशिष्ट लक्षणों को मापता है व्यक्ति, ठीक है, विशिष्ट लक्षणों को मापता है। और डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम होगा, ठीक है, नहीं टाइम मत पढ़िएगा, बस एक बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप अपने जो है प्रश्न को सही से कर पाएं, हल कर पाएं, ठीक है। बाद में आप अपना जो है नोट्स बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस में यहाँ पे देख लीजिएगा ये तो बताया गया है यहाँ पे आंतरिक मनोगत्यात्मक उपागम होता है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। मनोगत्यात्मक मनोविश्लेषण इसमें जो है क्या कहते हैं नाम नहीं आता है, आंतरिक मनोवैज्ञानिक शक्तियों प्रक्रियाएं यानी कि मुख्य फोकस जो होता है इसका मनोगत्यात्मक उपागम का इसका होता है आंतरिक मनोवैज्ञानिक शक्तियों प्रक्रियाओं पर जो फोकस करता है और व्यवहार, बचपन के अनुभव, चेतन, गतिशील और विकासशील से संबंधित है, ठीक है। और मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सा से संबंधित हो जाएगा, मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सा इनकी मानसिक से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे विशिष्टता उपागम क्या होता है। तो विशिष्टता के बारे में हमने आपको बता रखा है कि विशेष, ठीक है, किसी व्यक्ति विशिष्ट गुण को बताता है, ठीक है।
और यहाँ पे व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं और जन्मजात और सामाजिक रूप से सीखे गए लक्षण हो जाएंगे और अपेक्षाकृत स्तर और इस तरह के परामर्श व्यवहार हो जाएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। एक नजर में आप विशिष्टता को देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको बताया है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वर्ड वो क्या कहते हैं समझने के लिए जो है आनी चाहिए कि क्या क्या होता है। यहाँ पे विशिष्टता देख सकते हो कि विशिष्टता को हिंदी में विशेषता कहते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ ही है विशेषता। और यहाँ पे आप देखिएगा विशिष्टता को हिंदी में विशेषता, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा यह किसी चीज़ की पहचान, परिभाषा, विशेषता को उजागर करता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा कि जो है किसी चीज़ की वस्तु, किसी चीज़ हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी जो है विशेषता को उजागर करता है। और यहाँ पे ये उदाहरण हमने आपको बताया था, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका नाम हो गया, व्यवसाय हो गया, उसकी रुचियाँ हो गई, उसकी प्रतिभा हो गई, उसकी पहचान, तो इन सब नामों से व्यक्ति जाना जाता है। या कह सकते हो कोई वस्तु होती है तो किसी रंग, आकार, उपयोग, इसके नाम से जाना जाता है, ये विशेषताएं होती है। और ये सब हो जाएगा आपका। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये हमने आपको इतने अच्छे हेडिंग्स हमने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये करिश्मा आपका हेडिंग है, ठीक है, मैंने बताया था, हमने आपको बता ही दिया है। सेको ये हम नहीं बताए थे, ये इंग्लिश आपको याद रखनी है, सेको डायनेमिक जो बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हम आपको ये हेडिंग जो आपकी छूट रही है इसको बताएंगे। सातवीं हेडिंग आपकी हो जाएगी नेतृत्व उपागम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये जो करिश्मा उपागम होता है ये आपका जो है गुण होता है एक प्रकार का, ठीक है, आकर्षण से संबंधित। तो यह उपागम नेतृत्व के लिए, नेतृत्व के क्षेत्र एक विशेष प्रकार के नेता और अनुयायी के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ नेता में एक खास क्षमता होती है, लोगों को प्रभावित और प्रेरित करती है, ठीक है। इस प्रकार से समझिएगा एक आकर्षक गुण होता है, ठीक है। और यहाँ पे और आपको कौन सा पॉइंट हम आपको बताते चलते हैं, ये होता है करिश्मा उपागम नेता को एक विशेष व्यक्तित्व वाला माना जाता है, यानी कि विशेष व्यक्तित्व वाला माना जाता है जो कोई नेता होता है कि जिसमें लोगों को प्रभावित करने और प्रेरित करने की खास क्षमता होती है, ठीक है। और यहाँ से समझिएगा इसमें एक पॉइंट आपका है जहाँ से समझ सकते हो, जबकि सॉरी इसको करिश्मा उपागम नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष प्रकार के नेता और अनुयायियों के बीच सबसे जो है के बीच संबंध ध्यान जो है केंद्रित करता है, मतलब हो जाएगा। इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसको इस पॉइंट को भी पढ़िएगा अच्छे से, इस पॉइंट को भी पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगली आपकी हेडिंग कौन सी है, परिवर्तनकारी। इसको हमने आपको पढ़ा है समथिंग, हाँ अभी तो पढ़ा है, इसको अभी भी पढ़ा है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी परिवर्तन क्या कहते हैं, परिवर्तन कार्य अभी नहीं, इसको हमने आपको पढ़ा रखा है, संपादक कार्य, ठीक है। यहाँ पे ये जो पढ़ा परिवर्तन कार्य ये पढ़ा दिया है हमने इसको पढ़ने की बात जरूरत नहीं है आपको। और ये उदाहरण के तौर पे आप इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे ठीक से दिया गया है, ठीक है। संपादक कार्य लेख यानी संपादक जो कार्य था आपने पढ़ा था, एक लेख में गलतियों को सुधारना, किसी किताब को संपादित करना, किसी वेबसाइट या अपडेट करना, ये हो जाएगा जो कार्य करते हैं, ठीक है, संपादक कार्य। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये परिवर्तनकारी जो होता है, परिवर्तनकारी कार्य जो व्यापक बदलाव से संबंधित दिया गया है, ठीक है। जबकि संपादक कार्य लेखन सामग्री में सुधार से संबंधित होता है। ये जो संपादन कार्य होता है, जो आपको बताया था, ये जो है लेखन कार्य सामग्री से संबंधित है, मतलब अच्छे से समझने के लिए देख सकते हो। और ये करिश्मा यहाँ से समझ सकते हो, वो नहीं सही था। करिश्मा का अर्थ है एक खास लेखा आकर्षण है, ये खास लेखा आकर्षण जादू क्षमता जो किसी व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक आकर्षक, प्रभावशाली या विशेष बनाता है। जो नेता लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जो नेता शब्द का उसमें यूज किया गया है, जो भी इसके पहले थोड़ा सा आपको बताएं, ठीक है। और इसमें ये सब इसमें हो जाएगा किसी व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक आकर्षक, प्रभावशाली या विशेष बनाना, ठीक है, विशेष बनाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यह एक प्रकार का व्यक्तित्व का गुण है, नहीं बताया था गुण है, ठीक है, जो लोगों की ओर आकर्षित करता है और उन्हें प्रेरित करता है। इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी को आप पढ़िएगा। करिश्मा का अर्थ मतलब जो होता है पूछा जाए आ सकता है, ठीक है। तो आप इसी से रिलेटेड आप समझिएगा, जो है किसी व्यक्ति के दूसरों से जो है तुलना अधिक जो है आकर्षक, प्रभावशाली, विशेष बनाता है, मतलब जैसे दूसरों से जिस प्रकार से हमने विशेषता शब्द पढ़ा था, विशिष्टता या विशेषता, ठीक है, इसी प्रकार से। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे नेतृत्व मॉडल। इसको जो डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ये जो होता है यहाँ पे देखिएगा नेतृत्व मॉडल क्या है, तो प्रबंधन नेतृत्व मॉडल प्रबंधन में एक विशिष्ट शैली या तरीका है, ठीक है। नेतृत्व मॉडल प्रबंधन में एक विशिष्ट शैली या तरीका है जिसका उपयोग एक नेता अपनी टीम के सदस्यों को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जो है करता है। कहने का मतलब है विशिष्ट शैली या तरीका है, नेतृत्व मॉडल जो होता है शैली या तरीका होता है जिसका उपयोग एक नेता अपनी टीम के सदस्यों को लक्ष्य की ओर ले जाने और प्रेरित करने और उनका जो विकास करने में मदद करने के लिए जो है करता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया है जो एक नेता दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो जिस वो कि वह कैसे नेतृत्व करना चाहता है, दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मॉडल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए क्या होता है, परिवर्तनकारी नेतृत्व हो जाएगा। ये सारे आपके उदाहरण और नेतृत्व मॉडल का उपयोग देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेतृत्व मॉडल का उपयोग करके नेता अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने और अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए बेहतर कार्य वातावरण बनाने के लिए अपनी शैली को अनुकूलित करता है, ठीक है। नेतृत्व मॉडल ये प्रकार है, ये उद्देश्य नेतृत्व मॉडल का उपयोग करके एक नेता अपनी व्यक्तिगत शैली को समझ सकता है, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए जो उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे बात करा गया है ये, ठीक है। यहाँ पे एक नजर में ऐसे ही थोड़ा समझा देंगे। ब्लैक और माउंट के प्रबंधन की ग्रिड मॉडल, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक और माउंट के यहाँ पे रॉबर्ट समथिंग है, रॉबर्ट ब्लैक, ठीक है। और माउंट के प्रबंधन के ग्रिड मॉडल ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि नेतृत्व के मॉडल है, मतलब नेतृत्व के जो है आपके ये मॉडल हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी गलत लिख रही हूँ, रहने दीजिए। नेतृत्व के जो है मॉडल हो जाएंगे, तो जो नेताओं और प्रबंधकों की प्रबंधन शैली को समझने में मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है, ये शब्द दिया जाए आपके पेपर में पूछा जाए किसी भी तरीके से, तो आपको याद रखना है ये जो ब्लैक और माउंटन, ठीक है, के प्रबंधन के ग्रिड मॉडल, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि ये आपका एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है। ये एक प्रकार का उपकरण है जो नेताओं और प्रबंधकों की प्रबंधन शैली को समझने में मदद करता है। यह मॉडल दो प्रमुख चिंतन का ये क्षेत्रों पर आधारित है, ठीक है। ये जो है दो प्रमुख क्षेत्रों ये करते हैं, क्षेत्रों पर आधारित है, लोगों के प्रति चिंता और कार्य के प्रति चिंता। और जो है यह मॉडल 5 अलग अलग नेतृत्व शैलियों को प्रभावित करता है, जो इन चिंताओं के विभिन्न संयोजनों से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पे, ये नेतृत्व की शैली भी आपको याद रखनी है और ये आपको याद रखना है कि एक प्रकार का उपकरण होता है। सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखने की, ये ब्लैक और माउंटेन प्रबंधन के ग्रिड मॉडल उपकरण है जो नेता और प्रबंधकों को प्रबंधन शैली को समझने में मदद करता है। इसमें शैलियाँ जो है 5 प्रकार की होती है। निर्धन प्रबंधन हो जाएगा, उत्पादन या नाश प्रबंधन हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा, कंट्री क्लब हो जाएगा, टीम प्रबंधन हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। लोगों के प्रति चिंता, ठीक है, मानवीय संबंध हो जाएगा, कार्य के प्रति चिंता, उत्पादन हो जाएगा। बस ये 2-4 पॉइंट आपको याद रख लेना है कि लोगों के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। लोगों के प्रति चिंता जो मानवीय संबंध हो जाएगा, कार्य के प्रति उत्पादन से हो जाएगा। और ये उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। और बाकी सॉरी ये और एक आपका यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा फ्रेड फिल्टर, यानी कि फ्रेड फिल्टर का आकस्मिकता मॉडल, ठीक है। तो इसमें आप बात करा गया है कि ये जो हो गया यहाँ पर कंटेंजेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। आकस्मिकता जो शब्द दिया गया है इसको कंटीजेंसी बोलते हैं, आप याद कर लीजिएगा। फ्रेड फिल्टर का आकस्मिक मॉडल यह बताता है कि नेतृत्व की कोई एक सबसे अच्छी शैली नहीं है, यानी कि यह बताता है कि नेतृत्व की कोई एक सबसे अच्छी शैली नहीं है, बल्कि किसी भी स्थिति के लिए सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली वह है जो मौजूदा स्थिति के साथ संरेखित हो, मतलब संरेखित मतलब जो सीखा हो, मतलब सुव्यवस्थित रूप से, ठीक है। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कार्य उन्मुख नेता उस स्थिति में सबसे अच्छा काम कर सकता है जहाँ टीम के सदस्यों के बीच बहुत कम विश्वास और कार्य अस्पष्ट और असंरचित हो, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आया होगा, ठीक है। यानी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर क्या है, किस टॉपिक के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आपको बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आपके पास इतना समय नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है,
है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रिवीजन करना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो है हम रिवीजन के तौर पे आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपको बता दिया कि ये क्या है, त्रिआयामी मॉडल, ठीक है। तो आपको पता हो जाएगा कि हमने इसको पहले पढ़ रखा था, तो ये दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो त्रिआयामी मॉडल को जो है व्यक्तित्व शिक्षा, समूह शिक्षा और संगठन शिक्षा के माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये कहने का मतलब है त्रिआयामी जो मॉडल दिया गया है व्यक्तित्व शिक्षा, समूह शिक्षा और संगठन शिक्षा के माध्यम से जो है समझा जा सकता है। यह मॉडल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, बताता है कि कैसे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रिया और संगठनात्मक संरचना शिक्षा के प्रक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे बात करा गया है व्यक्तित्व शिक्षा, इसको आपको पढ़ लेना है, और समूह शिक्षा पढ़ लेना है, और संगठनात्मक शिक्षा पढ़ना है त्रिआयामी मॉडल के तौर पे। और एक आपका होता है जो आपने पढ़ा होगा 3D मॉडल, ठीक है। 3D मॉडल या कह सकते हो 3B मॉडल आपने पढ़ा होगा, वो आपका जो है गिफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका पॉइंट्स होगा है। आपको व्यक्तित्व शिक्षा को एक नज़र में आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार आपको देख लेना है समूह शिक्षा, ये समूह शिक्षा को देख लेना है, संगठनात्मक शिक्षा एक बार देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यह मॉडल व्यक्तिगत छात्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, व्यक्तिगत जो लिखा हुआ है, ठीक है। व्यक्तित्व शिक्षा सॉरी व्यक्तित्व या व्यक्ति कह सकते हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत छात्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, या छात्र की व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों, सीखने की शैली को ध्यान में रखता है। व्यक्तित्व शिक्षा में शिक्षक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। समूह शिक्षा जो हो गया, ठीक है। तो इसमें इसको बोलेंगे रिलेशन मतलब संबंधित बोल सकते हो, मतलब संबंधित शिक्षा बोल सकते हो। यह मॉडल छात्रों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सामाजिक मतलब जो भी मैंने बताया, ठीक है। तो सहयोग को बढ़ावा देता है। समूह शिक्षा में छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, रिलेशन जो बताया, रिलेशन एजुकेशनल, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जो है एक दूसरे से सीखते हैं। यह छात्रों को सामाजिक कौशल विकसित करने में और टीम के रूप में जो है काम करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये, ठीक है। पॉइंट है संगठनात्मक हो जाएगा, समूह, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो आप कह सकते हो, टीचिंग। तो यह मॉडल शिक्षा के संगठनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की संरचना, नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसको एक नज़र में आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। और बाकी आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको बाद में है। एक दो पॉइंट लिख लेना है, हेडिंग डाल के आपको, ठीक है। हेडिंग लिख लेना है, पॉइंट वाइज आपको कुछ लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। बाकी आपको डिटेल में बाद में लिख लीजिएगा पेपर देने के बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिआयामी मॉडल शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो होता है ये सभी पहलुओं को शामिल करता है कि कैसे व्यक्तिगत विकास किया जाए, कैसे सामाजिक अंतःक्रिया हो, कैसे जो है संगठनात्मक संरचना शिक्षा का प्रक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हो। एक आप पाएंगे यहाँ पे, और ये हर्सी ब्लैंचर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा समथिंग, तो हर्सी ब्लैंचर्ड का मॉडल, ठीक है। ये आपको यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हर्सी ब्लैंचर्ड का मॉडल। तो ये बस आपको इतना याद रखना है, आपको 9 मिनट के अंतर्गत है, और इससे संबंधित क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कौन से मॉडल है, कौन से जो है क्या कहते हैं उपागम आपके, ठीक है। हमने आपको नेतृत्व के उपागम हमने आपको पढ़ा रखा है, अभी पढ़ा है, और आपको जो है ये हमने आपको बताया मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप देख सकते हो लीडरशिप, यानी कि हर्सी ब्लैंचर्ड का मॉडल जिसे सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। सिचुएशन मॉडल भी कहा जाता है। एक नेतृत्व सिद्धांत है, यानी कि एक नेतृत्व सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि नेताओं का अपने अनुयायियों की परिपक्वता के स्तर पर, काम की स्थिति के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली को बदलना चाहिए। यह मॉडल चार नेतृत्व शैलियों का वर्णन करता है, बताना, बेचना, भाग लेना और सौंपना। ये आपका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है नेतृत्व की शैलियाँ कितनी प्रकार की है, इसमें 4 प्रकार की है। तो इसके पहले जो आपने पढ़ा मॉडल, ठीक है, तो उसमें आपकी कितनी शैलियाँ थी, उसमें भी 5 कितनी थी समथिंग, यहाँ पे देख लीजिए, रहने दो आप यहाँ पे पढ़िए, ठीक, यहाँ पहले देख लीजिए, ठीक है। तो वो पीछे है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपने इसको पढ़ा, ठीक है। तो 5 इसमें शैलियाँ दी गई हैं आपकी, तो यहाँ पे देख सकते हो हर्सी ब्लैंचर्ड मॉडल के 4 नेतृत्व शैलियाँ को परिभाषित किया गया है, जो नेतृत्व शैली को परिभाषित करने वाले कार्य, व्यवहार और जो है संबंध व्यवहार के स्तर पर आधारित है। तो ये हो गया बताना, एक हो गया बेचना, भाग लेना, सौंपना, ये आपके 4 हो गए, ठीक है। तो इतना ये पढ़ना नहीं है आपको, जो आपके पेपर में पूछा जाता है उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो उपयोग आप देख सकते हो क्या होता है मॉडल का, ठीक है। हर्सी ब्लैंचर्ड मॉडल का उपयोग नेताओं को अनुयायियों की परिपक्वता के स्तर पर काम करने के अनुसार, काम की स्थिति के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली को अनुकूलित करने में मदद करता है। यह मॉडल जो है नेताओं को यह समझने में मदद करता है कि अनुयायियों के विभिन्न स्तरों की अलग अलग आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, आपका हो जाएगा। लास्ट आपका यहाँ पे देखिएगा हेडिंग है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। चरण हो जाएगा थ्योरी के चरण। तो यहाँ पे बात करा गया है यहाँ पर लीडर मेंबर, ठीक है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के चरण, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा भूमिका को लेना, भूमिका को बनाना और एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इसमें बोला गया है भूमिका को लेना, भूमिका को बनाना, गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। थ्योरी के अनुसार नेता और सदस्य के बीच संबंधों की गुणवत्ता बदल सकती है, और यह संबंध कैसे विकसित होता है इसके बारे में कुछ चरण बताए गए हैं। तो इसी के बारे में बात करा गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, इसके चरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या है। तो इसके बारे में कुछ मुख्य चरण है, यहाँ पे देख सकते हो। एक हो गया भूमिका को लेना, ठीक है, एक हो गया भूमिका को लेना, एक हो गया भूमिका को बनाना। तो भूमिका मतलब रोल आप समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। भूमिका को लेना, भूमिका को बनाना, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो निरंतर या गतिशील हो जाएगा, ठीक है। निरंतर या गतिशीलता कह सकते हो। तो 3 हेडिंग्स आपकी हैं इसके अंदर लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंतर्गत। इसमें बोला गया है, बताया गया क्या होता है, आप देख सकते हो। यह प्रारंभिक चरण है, ठीक है। कहने का मतलब भूमिका को लेना है कि यह एक प्रारंभिक चरण है जहाँ नेता और सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और उनकी बातचीत के आधार पर रिश्ते का स्वरूप तय होता है। भूमिका को लेना मतलब कहने का मतलब है कि एक दूसरे से जो है सदस्य बात करते हैं, नेता और सदस्य बातचीत करते हैं, उनके जो है उनकी बातचीत के आधार पर रिश्ते का स्वरूप तय होता है। और इसको आप यहाँ पे डिटेल में सारा पढ़ते जाइएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है चरण के बारे में, इसमें क्या होता है। ये अनौपचारिक होता है और इसमें नेता और सदस्य के बीच एक दूसरे को समझने का प्रयास शामिल होता है। 2 पॉइंट्स हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लंबी शॉर्ट मतलब ज़्यादा मतलब आधे घंटे की हम क्लास नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो है भूमिका को बनाना, ये भूमिका को बनाना हो जाएगी। चरण का दूसरा जो है चरण है, ठीक है, मतलब भूमिका को बनाना, यह चरण पहले चरण से अधिक औपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होता है। पहला चरण ये जो है औपचारिक होता है, इसमें नेता और सदस्य के बीच अधिक मजबूत संबंध स्थापित होता है, ठीक है। निरंतरता क्या होता है, गतिशीलता, यह चरण एक बार के बाद भी जारी रहता है, कि एक चरण एक बार के बाद भी जारी रहता है, यह संबंध को मजबूत करने कम करने में मदद करता है। निरंतरता है गतिशीलता जो बोला गया, ठीक है, सबसे समझ में आता होगा। इस चरण में नेता और सदस्य एक दूसरे के साथ जो है अपने रिश्ते को बनाए रखने के प्रयास करते हैं, ये लेकिन निरंतरता है गतिशीलता जो होती है, गतिशीलता मतलब गतिशीलता समझ में आपको आएगा कि एक दूसरे के साथ रिश्ते को बनाए रखने के प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो भूमिका का है इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक इसको बांटा गया है कि जो है क्या कहते हैं, मतलब समूह के जो है अंदर के सदस्य, ठीक है। ये भूमिका को जो 2 भागों में बांटा गया, जिसमें समूह के अंदर के सदस्य हो जाएंगे, समूह के बाहर के सदस्य हो जाएंगे, इस 2 भागों में बांटा गया इसको। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ बताएंगे, बाकी आपको एक भूमिका बनाना है कि इसमें जो भूमिका 2 होते हैं, तो इसके अंतर्गत 2 चरण होते हैं, समूह के अंदर के सदस्य, समूह के बाहर के सदस्य। यहाँ पे डिटेल से देखिए, एक समूह की प्रक्रिया को समझने और उसमें भाग लेने का एक प्रभावी तरीका होता है। कि ये जो भूमिका बनाना होता है, तो इसको बोला जाता है कि प्रक्रिया को समझने उसमें भाग लेने का, जो भी आपको बताएं। और इसके बाद यहाँ पे जहाँ से आपको समझ में आए वही बताएंगे, ठीक है, वही चीज़ें। तो यहाँ पे समझ सकते हो, ये एक आपका ये हो गया, यानी कि इन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे बोला गया है समूह के अंदर के सदस्य, यहाँ से देख सकते हो। और एक आपका हो जाएगा समूह के, यहाँ से हेडिंग आपकी हो जाएगी समूह के बाहर के सदस्य। यहाँ पे ये
जो हो गया समूह के अंदर के सदस्य, समूह के बाहर के सदस्य। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा, यहाँ पे जो समूह के अंदर के सदस्य होते हैं यहाँ से वही लोग होते हैं जिनमें हम खुद को संबंधित समझते हैं, जिनमें हम जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके साथ हम अपनी पहचान स्थापित करते हैं। समूह के बाहर के सदस्य वे होते हैं जिन्हें हम किसी न किसी रूप से अलग या अपरिचित मानते हैं, जो हमारे समूह का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे समूह के हिस्सा नहीं होते, यहाँ से समझ सकते हो। इन ग्रुप में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, यानी कि जो समूह के अंदर के सदस्य होते हैं भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त, सहकर्मी, एक ही खेल के टीम के धर्म के लोग। इन ग्रुप में रहने वाले लोगों के प्रति जो है एक सकारात्मक हो जाता है दृष्टिकोण। और आउटपुट के जो होता है कि बाहर के जो है समूह के बाहर के सदस्य, तो आउटपुट में वे लोग शामिल होते हैं जिन ग्रुप में अलग-अलग होते हैं, जिन ग्रुप से अलग होते हैं, हमारे ग्रुप से अलग होते हैं। जैसे कि एक जो समुदाय, धर्म, राजनीति से जुड़े लोग इन ग्रुप के सदस्यों के विपरीत हम आउटपुट या सदस्यों को कम जो है सामान्य विषय नहीं मानते हैं। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो, एक अगर कोई व्यक्ति फुटबॉल टीम का सदस्य है तो टीम के खिलाड़ी उसके लिए इन ग्रुप होंगे, यानी कि फुटबॉल टीम का सदस्य है तो टीम के खिलाड़ी उसके लिए जो है इन ग्रुप होंगे, जबकि दूसरी टीम के खिलाड़ी उसके लिए आउटपुट होंगे। तो यहाँ से हम इस प्रकार से आपको बता देंगे कि जैसे इन ग्रुप मतलब हो गया, यानी कि समूह के अंदर के सदस्य। यहाँ पे पहला जो है समूह के अंदर के सदस्य जो लिखा हुआ है, तो इसमें इस प्रकार से आपको समझना है, जैसे आप हो गए, ठीक है, आपका फ्रेंड हो गया और आपका और फ्रेंड हो गया, 3-4 फ्रेंड हो गए, तो ये आपका हो जाएगा समूह के अंदर के सदस्य जो आप बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और जो आउटपुट हो गया तो ये जो हो गया मतलब बाहर समूह के बाहर के सदस्य। तो जैसे कि आप ये स्कूल है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप हैं, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, और ढेर सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी गलत वर्ड हमने यूज किया, ठीक है, सॉरी, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जिनमें से आपके 4 दोस्त हैं। तो जो आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप, यानी कि समूह के अंदर के सदस्य हो जाएंगे। जैसे आप मुझे अपनी फीलिंग बात करते हैं जो आपके मन में होता है, ठीक है, और दोस्त भी आपसे बातें करता है, ठीक है, तो ये आपके जो है समूह के अंदर के सदस्य हो जाएंगे। बाकी अदर जो आपके स्टूडेंट रह जा रहे हैं, ठीक है, जो अदर मतलब स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपके दोस्त हैं वो समूह के अंतर्गत आएंगे, वो आपके अंदर के समूह के अंदर के सदस्य हो जा रहे हैं। और जो बाकी शेष रह रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट, वो आपके जो है आउट ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि समूह के बाहर के सदस्य, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, जिन छात्र से वो आपके जो है आउट से। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं क्लास में, अपना रिवीजन करते हैं।